हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो हमने कहाँ से शुरू किया था इस चैप्टर को? परिवर्तन से शुरू किया था। सबसे पहले हमने पूछा कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो परिवर्तन क्या था आपका? जब भी कोई चीज या किसी भी परिस्थिति में पूर्व स्थिति बदल जाती है। ठीक है, पूर्व स्थिति में किसी न किसी तरह से बदलाव आता है, वही बदलाव आपका क्या है? परिवर्तन है। हमने कहा कि एक बीज को अगर हम बो देते हैं, उसके बाद उससे पौधा बनता है, तो बीज से पौधे का बनना क्या हुआ? बदलाव दिखाता है। ठीक है, कि बीज क्या हुआ? थोड़ा मेच्योर हुआ, मेच्योर के बाद उसको वैसी प्रेफरेबल कंडीशंस मिली जिनके अनुसार उसने खुद को क्या किया? पौधे में बदला। तो ये क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। अभी हम कह रहे हैं कि वो पौधा बड़ा होकर के पेड़ बन चुका है, तो ये भी क्या है? एक बदलाव है, जिसे क्या कहा गया? परिवर्तन कहा। ठीक है, तो परिवर्तन क्या है? जब किसी चीज की पूर्व स्थिति में क्या आएगा? बदलाव आएगा, और वो बदलाव किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, इस आधार पर हमने क्या कहा कि परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं आपके। भौतिक परिवर्तन हो सकता है और रासायनिक आपका परिवर्तन हो सकता है। ओके, एक भौतिक परिवर्तन आपका होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन हमने किसे कहा था? भौतिक परिवर्तन हमने कहा था कि जब किसी के भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा। वो भौतिक गुण आपके क्या थे? उसका रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, आमाप यानी माप जो उसका साइज था वो हो सकता है, और अवस्था हो सकती है। ठीक है, अवस्था यानी स्टेट, फिजिकल स्टेट जो उसकी हुई। ठीक है, इन चारों चीजों में अगर आपका क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसी चीज ने अपना रंग परिवर्तित कर दिया है, उसके आकार में परिवर्तन अगर आ गया है, या उसके साइज में, आमाप में परिवर्तन आ गया है, और साथ ही अगर उसके अवस्था में, इनमें से चारों में से अगर किसी एक चीज में भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? चूंकि ये भौतिक गुण है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ओके, साथ ही हमने क्या बोला कि ये भौतिक परिवर्तन जो होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, आपका पूर्व जो पदार्थ है वही रहेगा लगभग, बस उसके रंग में, शेप में, साइज में, उसके स्टेट में यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, नई चीज नहीं बनेगी। और साथ ही हमने क्या बोला? रिवर्सिबल होगा, यानी उत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय का क्या मतलब है? कि जो पूर्व स्थिति में पहले जो आपके पास क्या था, कोई पदार्थ था, उससे नया कोई चीज तो बन नहीं रही है, सिर्फ क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है उसमें कुछ। ठीक है, चेंज आने के बाद आप दोबारा उसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला था कि पानी से आपने भाप बनाया, भाप को आपने क्या किया? संघनित किया, कंडेंस किया, और वापस उससे क्या बना लिया? पानी बना लिया। ठीक है, तो पानी आपको दोबारा मिल गया है, ये क्या है? रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है, यानी उत्क्रमणीय यहाँ पर अभिक्रियाएं चल रही है। तो ये आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। वहीं जब हमने किसकी बात की? रासायनिक परिवर्तन की बात की, तो रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या कहा कि आपके रासायनिक गुणों में, उसके कंपोजिशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, या वह जो उसका संगठन हमने कहा था, यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है, उन चीजों में चेंज आ सकता है। ओके, या हमने क्या बोला रासायनिक परिवर्तन में? कि जब आपका परिवर्तन होगा और परिवर्तन के पश्चात क्या बनेगा? कोई नई चीज बनेगी। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। यहाँ पर हमने बात की थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाएगा, उसका दहन होगा, तो उसके बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, जो कि क्या है? एक नया प्रोडक्ट। ओके, पहले आपने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी। ओके, और अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये क्या है? नया कोई पदार्थ है, और यही हमने किसमें कहा? रासायनिक परिवर्तन में कहा कि परिवर्तन के पश्चात आपको क्या मिलता है? एक कोई नया पदार्थ मिले। ओके,
और हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी कि लोहे को अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है, या आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, इसमें आपने लोहे को डाला, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का जो नीला सोल्यूशन था, नीला विलयन था, वो हरे रंग का हो जाता है। और ये हरा रंग किसके कारण था? उसमें आयरन सल्फेट के कारण था। यानी ये जो आपकी आयरन है, ये यहाँ कॉपर को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है, यानी विस्थापित कर देती है। और विस्थापन का कारण क्या था? कि जो आपकी आयरन होती है, जो आपका लोहा होता है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो ज्यादा जल्दी अभिक्रिया करता है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होती है आयरन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? आयरन आपके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है कॉपर के फॉर्म में, और आयरन क्या कर रही थी? अपना सल्फेट सोल्यूशन बना रही थी, जिसके कारण कि ये कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर हो गया, हरा। ओके, इतना हमने समझा था। और इसको हमने क्या कहा? रासायनिक परिवर्तन कहा। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास कॉपर सल्फेट और आयरन थी, जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिला? आयरन का सल्फेट मिला, जो कि टोटली एक नया पदार्थ है, नया प्रोडक्ट है। ठीक है, साथ ही आपने क्या बोला? कि यह इरिवर्सिबल होगा, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। मतलब कि हम वापस कॉपर सल्फेट इस रिएक्शन में तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? कि अभी आपने CuSO4 में Fe डाला, तो आपको FeSO4 और Cu अलग अलग मिल गए। तो अगर आप FeSO4 में, यानी आयरन के सल्फेट में कॉपर ऐड करते हैं, तो ये रिएक्शन आगे नहीं होती है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि कॉपर जो है वो आयरन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, यानी ये कॉपर अब इस आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी और अपना सल्फेट का सोल्यूशन नहीं बना पाएगी। ओके, तो ये क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, और रासायनिक परिवर्तन एक तरह से हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखा था हमने, ये वाला, जहां पर हमने क्या कहा था? विनेगर यानी सिरका और आपके सोडे को एक साथ मिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी यहाँ पे, और साथ में आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ऐसा हमने कहा था। ये भी एक प्रकार का क्या था? केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन था। उसके बाद हमने क्या कहा? कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में आपके क्या अंतर होगा। अगर आप रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं और भौतिक परिवर्तन को अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तभी तो पढ़ना है जब वो एक दूसरे से विपरीत है या उनमें कोई ना कोई अंतर होगा। तो वो अंतर क्या क्या होंगे? पहले हमने बात की कि जब ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होंगे, तो आपके भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये हमने पढ़ा था। सेकंड हमने क्या कहा था? भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, कौन सा केस लिया था? जब आपकी जो बर्फ थी वो पिघल रही, ठीक है, आइस मेल्ट होके वाटर बना रही थी। अगर वाटर को दोबारा कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी? उसकी बर्फ बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है। जबकि हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक स्थायी परिवर्तन है, जहां पर आपने किसकी बात की? कि आपका आयरन का सल्फेट बन गया है, तो वो स्थायी परिवर्तन है। आयरन का सल्फेट अब बना हुआ है, उससे वापस आप कॉपर सल्फेट नहीं बना पा रहे। ओके, नेक्स्ट क्या कहा आपने? जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होगा तो उसके संगठन में चेंज नहीं होगा। जब आपने कहा कि पानी से आपका क्या बना? भाप बनी, तो पानी से जो भाप बना वो भी क्या है? H2O ही है दोनों के में, और जब वापस भाप से पानी बना तब भी H2O ही रहेगा आपका। तो संगठन में चेंज नहीं आया। जबकि रासायनिक परिवर्तन के केस में आपके संगठन में चेंज आ जाता है, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उनमें चेंज आएगा, तभी तो नया पदार्थ बनेगा। जैसे आपने क्या बोला? कॉपर सल्फेट से आपने आयरन सल्फेट बनाया। ओके, नेक्स्ट अंतर क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के कोई भी रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते। तो भौतिक परिवर्तन जब होगा तो भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा बस, जिसमें हमने क्या कहा? रंग बदलेगा, उसकी अवस्था बदल सकती है, आपका उसका आकार बदल सकता है, या फिर उसका अमाप या साइज बदल सकता है। ओके, वहीं पर जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में आपका किसमें चेंज आता है? आपके रासायनिक गुणों में चेंजेस आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बोला जिस पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है उसका द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी द्रव्यमान लगभग सेम ही रहता है। जैसे आपने बोला कि हमारे पास अगर एक ब्लॉक है, उसका वेट 5 kg है और उसके हमने 4 या 5 टुकड़े कर दिए हैं 1-1 kg के,
क्या बोला, एक कोई ब्लॉक है जिसका 5 kg आपका वेट है और इसके आपने 5 पीसेस कर दिए हैं, 5 टुकड़े कर दिए हैं, और हम बोल रहे हैं कि हर एक जो एक ब्लॉक है उसका वेट 1 kg है, तो 1 into 5 कितना हो जाएगा, 5 kg। तो आपका मास कितना रहा, सेम ही रहा दोनों केसेस में। ओके, जितना मास आपका पहले था, चेंज होने से पहले जब चेंज हुआ, चेंज क्या आया कि हमने इसके साइज में चेंज कर दिया, ठीक है, शेप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज आया, लेकिन चेंज आने के बाद भी मास यानी द्रव्यमान उसका क्या रहा, उतना ही रहा। जबकि रासायनिक परिवर्तन के केस में क्या होता है आपका, कि जो द्रव्यमान है उसमें भी क्या आ सकता है, कुछ न कुछ अंतर आ सकता है, यानी वो कम या ज्यादा किसी भी प्रकार से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ भौतिक गुण जैसे रंग, आकार और अवस्था इत्यादि में बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के वस्तु का रंग, आकार और अवस्था बदल जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि रंग में और आकार में उसमें चेंज आता है भौतिक गुणों में, जबकि रासायनिक गुण में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में सामान्य भौतिक विधि द्वारा उत्क्रमण संभव होता है, जबकि सामान्य भौतिक विधियों द्वारा रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमण संभव नहीं होता। यानी जो आपकी भौतिक विधियां क्या क्या थी, जहां पर आप कह रहे थे कि आपने थोड़ा सा गर्म किया, ठीक है, तो गर्म करने पर आपका पानी क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने भाप को थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे ले गए या आपने उसको प्रेशराइज किया तो वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा आपने बोला। जबकि रस, तो ये उत्क्रमण हो रहा है ना, आप दोबारा उसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो अगर उनमें आप भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यही आपकी भौतिक विधियां हो गई, जैसे शेकिंग कर दिया आपने, या फिर आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है, या आपने एरिया बढ़ा दिया वहां पर, या फिर प्रेशराइज किया थोड़ा, तो ये सब भौतिक विधियों द्वारा वहां पर उत्क्रमण संभव नहीं है, यानी दोबारा आप उसी जो आपका पहले रिएक्टेंट था, अभिकारक था, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल कोई प्रोसेस है, यानी भौतिक कोई विधि है, मेथड है, तो उसके द्वारा आप वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर आपने क्या बोला कि आपका जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें आप प्रारंभिक पदार्थ को प्रायः प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि आपका जो भौतिक होता है उसमें आप प्राप्त कर ले जाते हैं। ओके, तो इतने अंतर हमने किसमें पढ़े, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में पढ़े। होपफुली आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक अब संक्षेप में जो अवधारणा होगी वो आपके दिमाग में आ गई होगी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, उन दोनों के आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी का अभी भी कोई डाउट रहता है भौतिक परिवर्तन को लेके, रासायनिक परिवर्तन को लेके, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज को लेके, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम कुछ और क्या देखेंगे, आपके रासायनिक परिवर्तन में आने वाले उदाहरणों को समझें। ठीक है, तो आपके पास आगे है लोहे में जंग लगना, यानी जिसे क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा है, आपके आसपास कई लोहे से बनी हुई चीजें होती है, आयरन की बनी हुई चीजें होती है, आपके आसपास पुल होंगे, रेलगाड़ियां आपने देखी है, नॉर्मल आपके घरों में भी कई चीजें, रेलिंग वगैरह हो गए, आपके घरों के गेट हो गए, ठीक है, ये सारे किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। कई आपके यहाँ बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स होंगे आयरन के, लोहे के। ठीक है, तो इतनी चीजें आप देखते हैं। फिर आपने कभी क्या देखा होगा कि कोई अगर बर्तन या लोहे से बनी हुई कोई चीज बहुत समय तक बाहर खुले में पड़ी हुई, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है, कि उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है, ऊपर की सतह होती है, उसमें रेड यानी लाल और भूरे रंग का कुछ तो पाउडरी सा मास आपको दिखने लगता है, और उसकी पूरी ऊपर की सरफेस कोरोडेड यानी संक्षारित होना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और उसी को आप क्या कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है या इसकी रस्टिंग है। ओके, तो ये रस्टिंग है क्या, जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में वर्तमान या जो प्रेजेंट हम बोलेंगे उपस्थित,
ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जो किसकी है? आयरन ऑक्साइड की। क्या कहा हमने कि लोहा बहुत समय तक इसमें खुले में, खुले का मतलब क्या है? आपके एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। और नमी यानी मॉइस्चर से, किससे? लोहा किससे अभिक्रिया कर रहा है? एक तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे, और दूसरा मॉइस्चर से। इन दोनों से अभिक्रिया करके आपका क्या बना रहा है? आयरन का ऑक्साइड बना रहा है। और वो आयरन का ऑक्साइड किसकी फॉर्म में बन रहा है? जो गहरे भूरे या लाल रंग का उस पे ऊपर से पाउडरी मास दिख रहा है, वो ही क्या है? आयरन का ऑक्साइड। ओके, यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है। आयरन ऑक्साइड छिद्रदार होता है। यह परत कुछ समय पश्चात गिर जाती है तथा लोहे की दूसरी परत फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा पानी से प्रतिक्रिया कर और आयरन का ऑक्साइड में बदल जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है तथा धीरे धीरे लोहे का पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। इस तरह आयरन ऑक्साइड का बनना लोहे में जंग लगना कहलाती है तथा आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। तो इस चीज से क्या समझे? पहले ये आपका कोई आयरन से बना हुआ ब्लॉक है, लोहे का कोई ब्लॉक है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? ये एनवायरनमेंट में कहीं खुले में पड़ी हुई है, ठीक है। खुले में पड़ी हुई है तो किससे अभिक्रिया कर रही है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, साथ ही मॉइस्चर यानी नमी से अभिक्रिया कर रही है। और क्या बना रही है? आयरन का ऑक्साइड बना रही है, Fe2O3 बना रही है, ठीक है। ये आयरन का ऑक्साइड ये बन गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जब बन रहा है तो ये ऊपर की जो सरफेस होगी आयरन की, सपोज ये ऊपर की सरफेस है, तो यहाँ पर इस तरह से आयरन ऑक्साइड की लेयर बननी स्टार्ट होगी, जो कि कैसे? गहरे भूरे रंग की बोल रहे हैं, उस कलर की होगी और छिद्रदार होगी, यानी धीरे धीरे क्या कर रही है वो? इस जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये आयरन है, ठीक है। इस आयरन को खराब कर रही है वो धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने क्या बोला? इतना एरिया खराब कर दिया, अभी क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर से ये लेयर गिर जाएगी आयरन ऑक्साइड की। फिर क्या होगा? फिर ये उससे नीचे वाली लेयर को क्या करना? संक्षारित करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड की लेयर भी गिर गई। अब ये यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की लेयर बनाएगी, ठीक है। धीरे धीरे आपने क्या देखा कि पूरा जितना लोहे का बना हुआ सामान था या पूरा जो आयरन था उसमें प्रेजेंट, वो क्या हो गया? पूरा ही खराब हो गया, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाएगा आपका? कि आयरन ऑक्साइड वहां पे बन रहा था, या क्या कहा जाएगा? कि उस लोहे पर जंग लग गई, ठीक है। जंग लगना यही है आपका। तो होपफुली आपको जंग लगना समझ में आ गया होगा कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। क्या कहा? लोहा है जो वो आयरन के लोहा है जो वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर की कांटेक्ट में आने पर क्या करता है? आयरन का ऑक्साइड बना देता है। और आयरन का ऑक्साइड ही आपका क्या है? जंग है। और इस प्रक्रिया में जब लोहा खराब हो रहा है, उस पर जंग लग रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? रस्टिंग कहा जाएगा, या आयरन ऑक्साइड का बनना कहा जाएगा। ओके, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, तो लोहे पर जंग लगना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये एक कोई पुरानी सी रेलगाड़ी है जो लोहे से बनी हुई थी, और आप देख रहे हैं इसका आगे का जो पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये कैसा हो गया है? संक्षारित हो गया है, ठीक है। संक्षारित का मतलब क्या होता है? संक्षारित का मतलब होता है कि जब कोई धातु होती है और धातु की ऊपरी परत किन्हीं कारणों से खराब होने लगती है तो उसको संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना भी क्या है? संक्षारण की ही प्रक्रिया है। तो ये जो रेलगाड़ी है ये धीरे धीरे इस पे क्या हुआ? ये ऐसी खुले में रही होगी, इसमें ये आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। तो इसमें जो लोहा प्रेजेंट था उसने एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन की, अभिक्रिया की, और क्या बना दिया? आयरन का ऑक्साइड बना दिया। जिसके पश्चात क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें जितना भी लोहा था वो क्या हो गया? रस्टिंग के कारण या आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण धीरे धीरे खराब हो गई। तो ये जंग लगना यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैसे जंग लगता है, ओके। लोहे में जंग लगने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, जब लोहा ऑक्सीजन तथा पानी के साथ अभिक्रिया
या प्रतिक्रिया करता है तो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। यह आयरन हाइड्रोक्साइड सूखने के बाद फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जंग लगना कहा जाता है। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे करेंगे। अब लोहे पर जंग लगने की शर्तें क्या क्या है? शर्तें मतलब कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए जिनके कारण क्या होता है, लोहे पर आपका क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ही क्या हो रहा है, आपका आयरन का ऑक्साइड बन रहा है या जंग लग रहा है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि लोहे को खुले किसी एनवायरमेंट में छोड़ा जाए, या जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर वो, मतलब ऑक्सीजन जहां पर है उसके संपर्क में आए या फिर नमी के संपर्क में आए, तो ये जरूरी है। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित रही या वहां पर नमी नहीं है तो फिर इन दोनों की अनुपस्थिति में आपका लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अर्थात यदि हवा में नमी नहीं हो तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, या लोहे को ऑक्सीजन या पानी किसी एक से संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो लोहे में जंग लगने से रोका जा सकता है। ओके, तो लोहे पर जंग किस तरह से लगेगा वो आपने पढ़ लिया। साथ ही आपने क्या बोला कि अगर ऑक्सीजन और पानी नहीं है, इन दोनों की अनुपस्थिति है, तो फिर किसी भी वजह से वहां पर जंग नहीं लग सकता। किस पर? लोहे पर। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। लोहे में जंग लगने से सुरक्षा या बचाव, यानी अब जब लोहे पर जंग लग चुका है, जब हम कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर पानी वहां पर था, मॉइस्चर वहां पे था, उसकी उपस्थिति में क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, उस लोहे पर क्या हो गया है, जंग लग गया है। लेकिन जंग लगने से हम उसको बचा भी सकते हैं। ठीक है, और किन किन विधियों से हम उसका क्या करेंगे, बचाव करेंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के संपर्क में ही आने से लोहे में जंग लगता है, अतः लोहे से बने सामानों किसी एक अर्थात पानी या ऑक्सीजन या दोनों के संपर्क में आने से रोक देने पर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला अगर आपको किसी भी चीज को या जो लोहे से बनी हुई है उसको जंग लगने से बचाना है तो उसको ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देना या फिर पानी के संपर्क में नहीं आने देना। ठीक है, तो अगर वो पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी तो उस पर जंग नहीं लगेगा। इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं। और आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे वो हम देखेंगे। लोहे में जंग लगने से सुरक्षा या बचाव के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहला आप पढ़ते हैं पेंटिंग, यानी पेंट किया जाता है। आपने देखा है जब आपके घरों में जैसे ग्रिल्स वगैरह लगते हैं, रेलिंग हो गई, आपका जो गेट वगैरह होते हैं, दरवाजे होते हैं घरों के, अगर वो लोहे से बने हुए हैं तो उनपे क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, और ये पेंट किस लिए किया जाता है, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, यानी संक्षारण से बचाव करने के लिए, या आप क्या कह रहे हैं लोहे के केस में कि उस पर जंग लग रहा है, रस्टिंग हो रही है, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। और पेंट करके क्या किया जाता है, उसको ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से रोका जाता है। ठीक है, आपका ये दरवाजा हो गया जिसे, ओके, यहाँ ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, आपने क्या कर दिया, कोई पेंट इस पे अप्लाई कर दिया है, तो अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो फिर इसका संक्षारण भी नहीं। ओके, तो लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने से उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने पर लोहा हवा में जो प्रेजेंट है, उपस्थित, ठीक है, ऑक्सीजन है या नमी के संपर्क में नहीं आता है तथा जंग नहीं लगता।
ओके, तो इसको नोट करेंगे कि पेंट क्या है और ये किस में आएगा, आपका जंग लगने से बचाने की एक विधि है। ठीक है, इसका उपयोग करके आप क्या करेंगे, लोहे की चीजों को खराब होने से बचाएंगे। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि किस विधि से आप उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से आप लोहे को जंग लगने से बचाएंगे। ठीक है, लोहे के सामानों पर ग्रीस या तेल की परत को चढ़ाना। ठीक है, लोहे का कोई भी सामान होगा उसमें ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देंगे, जिससे कि क्या होगा, वही जो सेम काम क्या करता है, पेंट करता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या करता है, लोहे को बचाता है। वही क्या करेगा, आपका ग्रीस या जो ऑयल्स आप यूज करेंगे वो भी यही काम करेंगे। जब हवा के संपर्क से उस लोहे को बचाया जाएगा तो क्या होगा, उसका संक्षारण नहीं होगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी, यानी उस पर किसी भी प्रकार से जंग नहीं लगेगा। लोहे के सामानों पर ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से वे हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में नहीं आते हैं तथा उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। यह कारण है कि सायकाल आदि में चेन पर ग्रीस की परत नियमित रूप से चढ़ाई जाती है ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। तो आपने व्हीकल्स में भी देखा होगा, कई जगह ग्रीस वगैरह का यूज किया जाता है। मशीन्स में, साइकिल में देखा होगा, साइकिल की जो चेन होती है उसमें क्या किया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो चीजें, वो व्हीकल्स के, मशीन्स के पार्ट आपके लोहे के बने हुए हैं और उनको रस्टिंग से बचाना है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए या जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, उन पर ग्रीस की लेयर चढ़ाई जाएगी या ऑयल की लेयर चढ़ाई जाएगी। तो ग्रीसिंग भी आपका, ग्रीसिंग करना आपका क्या हो गया, एक और तरीका हो गया जंग लगने से बचाने का। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को एक बार दोबारा अच्छे से समझा, उन दोनों में अंतर देखा कि दोनों में क्या अंतर होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे। साथ ही हमने लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा। रस्टिंग क्या होता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, कि कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें रस्टिंग हो सकता है। साथ ही हमने उसके बचाने के तरीकों को समझा, जिसमें हमने पेंटिंग और ग्रीसिंग की बात की। ठीक है, और भी इसके कई मेथड्स आएंगे जो हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे चैप्टर को। आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।